हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। वहां पे हमारा मेन फोकस नेचर ऑफ रूट्स पे था, जहां पे हमने सीखा कि रूट्स कब रियल होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, कब रैशनल होते हैं, कब इरैशनल होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और वो वीडियोस देखिए। आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेक्चर आपको पसंद आए तो उस पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा। सजेशंस भी मुझे दीजिए कि आप किस तरीके से इन लेक्चर्स को और मॉडिफाई करके अच्छा करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें देखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बड़ा हेल्पफुल मेथड हो जाता है हमारे लिए। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करते क्या हैं और किस लिए करते हैं और इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ax² प्लस bx एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन बेसिस क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन का? तो बेसिस होगा कि जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है। सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछता है कि आपके पास नए रूट्स दे दिए जाते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड एज अ फंक्शन ऑफ बीटा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें यूजुअली क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are f alpha and f beta, where f is any function। ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका इस तरीके से होता है कि आपको एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उसके रूट्स पता होते हैं आपको, और फिर आपको क्या करना होता है कि एक नया इक्वेशन बनाना होता है जिसमें आपके रूट्स अल्फा और बीटा के फंक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो अब इसका अप्रोच क्या हो सकता है? पहला अप्रोच तो ये हो सकता है, ठीक है, अप्रोच 1, जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो अप्रोच 1 इसका होता है, अप्रोच 1 जहां पे हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स से इसको मैं s मान लेता हूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये मान लेते हैं p। तो हमारा न्यू इक्वेशन जो बन जाता है, न्यू इक्वेशन ये बन जाता है x² माइनस s टाइम्स ऑफ x एंड प्लस p इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यही इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are सिंपल लेते हैं पहले 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि यहां पे आपके पास अल्फा और बीटा अगर सेम फंक्शन के फॉर्म में है तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, लेकिन अभी तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो आपके पास रूट्स पता है अल्फा और बीटा के फॉर्म में कि रूट्स आपके हो गए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो आपको अपना नया इक्वेशन फॉर्म करना है। तो किस तरीके से फॉर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो s निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है।
और इससे हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। और ये हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, ये वैल्यू हो गई माइनस बी बाई सी, ठीक है। और दूसरा निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी 1 अपॉन सी बाई ए, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी ए बाई सी। जैसे ही आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया तो आप इक्वेशन अपना बना सकते हो, ठीक है। इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस बी अपॉन सी टाइम्स एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास आंसर हो जाएगा सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, जहां पे हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं किया, जो बेसिक नॉलेज अभी तक हमने गेन करी है उसी का यूज करके हमने अपना नया इक्वेशन बना लिया। दूसरा अप्रोच जो होता है इसका अप्रोच 2, एंड अप्रोच 2 इज समथिंग दैट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन। अप्रोच 2 इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये अप्रोच में काम कैसे करते हैं तो समझिए। पहले तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम हम कब कर सकते हैं। तो हम तभी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम जब आपके पास ये जो नए रूट्स दिए हुए हैं ये एक तो फंक्शन ऑफ अल्फा और फंक्शन ऑफ बीटा के फॉर्म में होना चाहिए और सेम फंक्शन होना चाहिए। तो जो फंक्शन अल्फा का आपने इस तरीके से बनाया है वही सेम फंक्शन आपको बीटा के फॉर्म में बनाना होगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी जाके हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं। अब यूज कैसे करना है उसको समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ स्टेप्स लिख देता हूं, ठीक है, और उस स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना पूरा काम हो जाएगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। इन दिस केस हमारे पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस मैं एक जनरल केस के बारे में भी लेके चल रहा हूं और साथ साथ उसका पर्टिकुलर केस भी आपको डिस्कस करके दिखा रहा हूं। अब यहां से क्या करना है, जैसे ही हमने ये ले लिया स्टेप 1 में, स्टेप 2 हम लोग करेंगे एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो यहां से अगर इसमें हमने देखा तो अल्फा इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, और इस स्पेशल केस के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि जैसे ही आपने अल्फा को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि सिंस अल्फा इज द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, this will imply that a alpha square plus b alpha and plus c is equal to 0. In this case हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी a, अल्फा के बदले में f इनवर्स y आ चुका है तो f इनवर्स y होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स f इनवर्स y, है ना, एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, अल्फा के बदले में 1 अपॉन वाई आया है तो ये a अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस b अपॉन वाई एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म बना लेंगे। तो स्टेप 4 इज रीअरेंज एंड रिप्लेस y बाई एक्स। रीअरेंज and replace y by x, ठीक है। रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को और y को हम लोग क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये रीअरेंज करके होगा cy स्क्वेयर प्लस b ऑफ y
एन प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जो हमारे अप्रोच 1 में भी यही आंसर आया था। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन ऑफ अल्फा दिया हुआ है वो मान लेंगे। दूसरे स्टेप में अल्फा को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे। तीसरे स्टेप में अल्फा को हम जो y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर चौथे स्टेप में रीअरेंज कर लेंगे और y के बदले में x रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आई थिंक ये पूरा का पूरा अप्रोच आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तभी काम करता है जब आपके पास सेम फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा हो। ठीक है, अगर ये अलग अलग फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा हो जाएगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन काम नहीं करेगा। ठीक है क्या? तो आइए अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, then find the equation whose roots are 1 minus 2 alpha 1 minus 2 beta। तो देखिए, जो फंक्शन हमने अल्फा का लिया है सेम वही फंक्शन हमने बीटा का लिया है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो स्टेप्स हमने सीखे हैं वो एज इट इज यहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। हम y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा लिख लेंगे। अब यहां से क्या करना है, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो अल्फा हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है क्या? अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब हमें क्या करना है कि ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है ये अपने गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो हमारा गिवन इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, न्यू इक्वेशन। अब यहां से हमारे न्यू इक्वेशन की का काम शुरू हो रहा है। तो ये हो जाएगा a टाइम्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या थी 1 माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वेयर प्लस b टाइम्स 1 माइनस वाई अपॉन 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर का किस्सा खत्म हो जाए। तो ये a, इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये 1 माइनस 2 वाई एंड प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2b, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई एंड प्लस 4c इज इक्वल टू 0। प्रॉपरली रीअरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो देखिए वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a है तो ए वाई स्क्वेयर प्लस y का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो y का कोएफिशिएंट यहां से -2a और यहां से -2b, तो -2a -2b है ना। और कांस्टेंट टर्म यहां से आ गया आपका a, यहां से 2b और यहां से 4c, तो प्लस a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा ax स्क्वेयर प्लस, इसको मैं माइनस कॉमन बाहर निकाल ही देता हूं, तो माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी एक्स एंड प्लस a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, स्टेप्स हमने एज इट इज फॉलो किए और हम अपने सोल्यूशन तक बहुत आसानी से पहुंच गए। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट। वहां पे हमें एक रूट्स दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। ठीक है क्या? तो सेकंड में वापस शुरुआत y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 से करेंगे। अब हमें क्या करना है, अल्फा को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें तो y अल्फा माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, जैसे ही आया हमारे पास नया इक्वेशन जो हो जाएगा a टाइम्स y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये a टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा एंड प्लस c टाइम्स
y माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को साथ में रख लेते हैं, तो यहां से आपका a आ जाएगा, यहां से b आ जाएगा और यहां से c आ जाएगा। ठीक है, y का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो एक y का कोएफिशिएंट यहां से आएगा और एक y का कोएफिशिएंट यहां से आएगा, तो मैं y कॉमन ले लेता हूं, यहां से आ गया 2a माइनस 2c। कांस्टेंट टर्म यहां से प्लस a, यहां से माइनस b और यहां से प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लीजिए तो प्लस 2x टाइम्स ए माइनस सी और प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। देखा कितना सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, आइए और भी कुछ सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने देखा भी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इलस्ट्रेशन में मैंने यही वाला एग्जाम्पल लेके आपको शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, वापस आके देखिए कि आपने जो अटेम्प्ट लिया था वो सही आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, दिया हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म अ इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सेम फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा माइनस 5 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अल्फा माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो अल्फा वालों को एक तरफ कर लेते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो सीधे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5y एंड अपॉन y माइनस 2। ठीक है क्या, अल्फा की वैल्यू y के फॉर्म में निकल गई, तो अब नया इक्वेशन निकालना है हमें, तो a टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर यानी 3 प्लस 5y अपॉन y माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस b टाइम्स, ये हो जाएगा 3 प्लस 5y अपॉन y माइनस 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा a टाइम्स 3 प्लस 5y होल स्क्वेयर प्लस b टाइम्स 3 प्लस 5y इंटू y माइनस 2 एंड प्लस c टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो y स्क्वायर का देखिए कोएफिशिएंट यहां से 25a हो जाएगा, है ना, यहां से y स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 5b हो जाएगा और यहां से y स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस c हो जाएगा। ठीक है, फिर y का कोएफिशिएंट देखते हैं, यहां से y का कोएफिशिएंट 30a हो जाएगा, है ना, यहां से y का कोएफिशिएंट तो देखिए y का कोएफिशिएंट माइनस 10 प्लस 3 तो माइनस 7 आ रहा है, तो माइनस 7b। यहां से y का कोएफिशिएंट माइनस 4c हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट टर्म यहां से देखते हैं तो 9a, यहां से देखेंगे तो माइनस 6b और यहां से देखेंगे तो 4c हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर टाइम्स, ये हो जाएगा 25a प्लस 5b प्लस c प्लस x टाइम्स, ये हो जाएगा 30a माइनस 7b माइनस 4c एंड प्लस 9a माइनस 6b एंड प्लस 4c इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है क्या, अब आप बोलिएगा कि अप्रोच 1 से हमने क्यों नहीं किया, तो देखिए अप्रोच 1 में ना काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इन दोनों का सम निकालना, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना और फिर इक्वेशन फॉर्म करना, वो थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर फाइंडिंग नॉर्मल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस से उसी तरीके का सवाल है, लेट दिस एंड दिस आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा। अभी यहां पे उल्टा है, ये और ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं
तो आपको एक नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, ठीक है। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं करना है। अब देखिए, हमें बेसिकली क्या करना है, अगर एक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो यानी अल्फा स्क्वेयर, यानी अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंस जानते हैं कि ये वाला जो रूट है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम पुट कर देते हैं सीधे। तो a टाइम्स ये हो गया 5 अल्फा प्लस 7, ठीक है, अपॉन 2 अल्फा प्लस 3, है ना, प्लस होल स्क्वायर, प्लस b टाइम्स 5 अल्फा प्लस 7 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3, है ना, और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं प्रॉपर, तो ये a टाइम्स ये हो जाएगा 25 अल्फा स्क्वेयर प्लस 70 अल्फा एंड प्लस 49, ठीक है। यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो b टाइम्स दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा का कोएफिशिएंट हो जाएगा 15 प्लस 14, तो 29 अल्फा एंड प्लस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा प्लस 21 एंड प्लस c टाइम्स ये 2 प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें, तो यहां अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, देखिए 25a, यहां से आ गया 10b और यहां से आ गया प्लस 4c, ठीक है। अल्फा को कोएफिशिएंट हो जाएगा यहां से 70a, यहां से प्लस 29b एंड प्लस यहां से 12c, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास 49a प्लस 21b एंड प्लस 9c। अब देखिएगा, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा, और हमें एक ऐसा ही तो इक्वेशन चाहिए था जिसका रूट क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया इस केस में, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास हो गया एक्स स्क्वेयर टाइम्स 25a प्लस 10b प्लस 4c प्लस x टाइम्स ये हो गया 70a प्लस 29b प्लस 12c, और प्लस ये कांस्टेंट हो गया आपका 49a प्लस 21b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। अभी तक हमने बात करी थी इक्वेशन की, अब ये आइडेंटिटी क्या होता है तो इसको समझेंगे। देखिए, इक्वेशन जो होता है, अगर nth डिग्री इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे। अब ये रूट्स रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर n डिग्री का इक्वेशन होगा तो उसके n रूट्स होंगे, यानी n वैल्यूज ऑफ x ही होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे अगर मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन इन x है, तो उसके 3 ही वैल्यूज ऑफ x उस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये वैल्यूज आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्यूबिक है, ठीक है क्या। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्यूबिक इक्वेशन को 3 से ज्यादा वैल्यूज ऑफ x अगर सेटिस्फाई करें, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x is satisfied by finitely many values of x, but an identity in x is satisfied by all values of x, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना, अगर इक्वेशन है तो वो हमेशा फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स से ही सेटिस्फाई करता है, और ये फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट नंबर कितना होता है, इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी पॉलिनोमियल को सारी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करें, तो वो फिर क्या बन जाता है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है, ये डिग्री आपकी लेस देन इक्वल टू 2 है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। फॉर द टाइमिंग अगर मान लीजिए ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा इफ इट हैज मोर देन 2 रूट्स। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हो जाते हैं, यानी दो से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगी, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और यहां पे दिया हुआ है कि कंडीशन जो है आइडेंटिटी बनने का वो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। यानी आप समझिए कि आइडेंटिटी क्यों बन गया। जैसे मान लीजिए आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब इमेजिन करिए कि a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही 0 होगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू आप डालो। 1 डालो तो भी 0 होगा, 2 डालो तो भी 0 होगा, 3 डालो तो भी 0 होगा, 100 डालो तो भी 0 होगा, 1000 डालो तो भी 0 होगा। ठीक है क्या? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी बनने के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है कि आपके पास सारे कोएफिशिएंट्स 0 हो जाने चाहिए। एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके दो ही रूट होने चाहिए थे। मान लेते हैं कि इसको 3 वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती हैं। मान लेते हैं कि इसको अल्फा भी सेटिस्फाई करता है, बीटा भी सेटिस्फाई करता है और गामा भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है क्या? यानी कहने का मतलब कि अगर अल्फा सेटिस्फाई करता है तो आपके पास ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन। बीटा भी सेटिस्फाई करता है तो ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और इसको गामा भी सेटिस्फाई करेगा तो ए गामा स्क्वेयर प्लस बी गामा एन प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं। तो 1 माइनस 2 करिएगा तो सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए कॉमन, यहां बन गया अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर और प्लस बी टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात यहां पे लिख देता हूं मैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिएगा तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया और आपके पास बन गया ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एन प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियरली अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको। सो दिस विल इंप्लाई कि ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एन प्लस बी आपका 0 हो जाएगा। मान लेते हैं इसको, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप 1 माइनस 3 कर लीजिए। 1 माइनस 3 भी करिएगा तो इसी तरीके का कुछ वर्किंग होगा और फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ए टाइम्स अल्फा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है क्या? सेम वही प्रोसेस रहेगा और फाइनली हमारे पास जब अल्फा स्क्वायर माइनस, क्योंकि जब 1 माइनस 3 करिएगा तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। यहां पे अल्फा माइनस गामा कॉमन आएगा और यहां पे ए टाइम्स अल्फा प्लस गामा प्लस बी आ जाएगा। ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, 4 माइनस 5 करते हैं। तो 4 माइनस 5, जब 4 माइनस 5 करिएगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा a टाइम्स, यहां से देखिए बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब देखिए बीटा माइनस गामा तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा दिया हुआ है। तो यानी यहां से 0 किसको होना पड़ेगा, 0 a को होना पड़ेगा। अब अगर यहां a 0 हुआ तो फोर्थ इक्वेशन में देखिए कि अगर a 0 है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, 0। तो फ्रॉम फोर्थ वी हैव b इज इक्वल टू 0। और अगर a और b दोनों ही 0 हो गए तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास c को भी 0 होना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव c इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज वाई हम लोगों ने बोला कि जो आइडेंटिटी बनने का कंडीशन है वो कंडीशन बड़ा सिंपल सा है
कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगा कब, जब उसके सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है क्या, ये बात याद रखेंगे। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन दिस हैज मोर देन 2 रूट्स। तो यहां पे एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, p प्लस 2 टाइम्स p माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 एक्स, एंड प्लस इसको फैक्टराइज कर लेते हैं p स्क्वायर माइनस 1 को, तो p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बनाना है हमें आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये 0 होना चाहिए। तो वी बेसिकली वांट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ p जिसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों 0 हो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 बनाने के लिए p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां से आपके पास p की वैल्यू 1 और माइनस 2 आई। x का कोएफिशिएंट 0 बनाने के लिए p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 0 होना चाहिए। तो यहां से p की वैल्यू 1 आ गई और माइनस हाफ आ गई। और कांस्टेंट टर्म को 0 बनाने के लिए p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 0 होना चाहिए। तो यहां से जो p की वैल्यू आई वो 1 या फिर माइनस 1 आ गई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा p जिसके लिए ये तीनों 0 हो। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो 1, 2 और 3 जो सॉल्यूशंस आए, इन तीनों का आपको चाहिए इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दिस विल बी आवर आंसर। यानी p इज इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी इसके मोर देन 2 रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे एक बड़ा भयानक सा इक्वेशन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि दैट इट इज एन आइडेंटिटी। तो इक्वेशन पहले देखिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, साफ साफ आपको दिखेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, एंड प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब हमें यह शो करना है कि ये एक आइडेंटिटी है। अब टेक्निकली इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक पहले सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए था और फिर वहां से दिखा देना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है। एक तो तरीका ये हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको सिंप्लीफाई करने में ही हमें बहुत मेहनत लगेगी, ये तो साफ साफ हमें दिख रहा है। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहां पे भी आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहां एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहां एक्स स्क्वायर का टर्म है। सो दिस विल बी अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 और लेस। ठीक है क्या, अगर मैंने ये शो कर दिया कि इसको 2 से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती हैं, तो भी हमारा ये आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि इसको मैक्सिमम कितनी वैल्यूज, अगर ये इक्वेशन होता तो इसको मैक्सिमम 2 ही वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर सकती थी। लेकिन अगर मैंने ये शो कर दिया कि इसको 2 से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेंगी, तो अपना काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम लोग डालते हैं x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए डालिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां पे आपके पास बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। यानी x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, x इज इक्वल टू a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर एक काम करेंगे, x इज इक्वल टू b डालते हैं। जब x इज इक्वल टू b डालिएगा तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो यहां से हो जाएगा आपका b माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, और ये भी आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। तो x इज इक्वल टू b भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार x इज इक्वल टू सी डाल के देखते हैं। तो जब x इज इक्वल टू सी डालिएगा तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ये भी वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू RHS।
So therefore, above equation is satisfied. Above equation is satisfied by more than two values of x. Satisfied by more than two values of x and hence is an identity. Is an identity. ठीक है क्या? क्योंकि क्वाड्रेटिक था, दो से ज्यादा वैल्यू एक्स की यहां सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है क्या? ऑल राइट. नेक्स्ट, यहां पे भी हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी होगा. तो यहां पे भी ध्यान से देखिए, अगर ये इक्वेशन मैं फॉर्म करता एलएचएस में तो दो दो टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहे हैं मुझे, तो क्वाड्रेटिक बनता. तो एट मैक्स इसके दो वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करने चाहिए थे. तो यहां पे भी सेम अप्रोच हम यूज करेंगे. एक बार एक्स इज इक्वल टू ए डाल के देखते हैं. एक्स इज इक्वल टू ए डालेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. तो यहां पे आपका बचेगा ए स्क्वेयर. ठीक है, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी. और ये इज इक्वल टू ए आ गया और x इज इक्वल टू ए के लिए ये भी ए स्क्वायर होगा. तो दिस विल बी इक्वल टू आर एच एस. ठीक है क्या? सिमिलरली जब x इज इक्वल टू बी हमने डाला तो ये बन जाएगा ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो ये बन गया बी स्क्वायर बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, है ना, डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए. ये भी वैल्यू आ गई आपके बी स्क्वायर के बराबर विच इज इक्वल टू आर एच एस. एंड x इज इक्वल टू सी डालिएगा तो आपके पास ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर टाइम्स सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी. और ये इक्वल टू सी आ गया, सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर एच एस. तो सिंस थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज of x satisfies the equation, hence it is an identity. It is an identity. ठीक है क्या? तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच हो गया. ये वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं. ठीक है, आप इसमें शो करके बताइए कि ये आइडेंटिटी कब होगा. ठीक है, तो आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क एंड एज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू टू मेक श्योर कि आप इसमें बता पाएं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है. ठीक है क्या? कर लेंगे क्या? ठीक है, प्रोसेस हिंट मैं आपको दे देता हूं. जो पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह का काम हमें यहां पे भी कुछ करना है. ठीक है क्या? तो आई होप ये वाला आप अटेम्प्ट कर लेंगे. एक और हिंट मैं दे देता हूं. यहां पे नीचे देखिए ए माइनस बी ए माइनस सी टाइप का टर्म अवेलेबल है. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स को क्या रखना है. एक्स को ए रखना है या माइनस ए रखना है. एक्स को बी रखना है या माइनस बी रखना है. एक्स को सी रखना है या माइनस सी रखना है. अब इतना हिंट दे दिया मैंने, आगे और नहीं हिंट दूंगा. अपना अब आगे आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि आप इसको प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं कि ये आइडेंटिटी है. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा. अगर बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसका एक और वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि हाउ दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी. ठीक है क्या? कर लेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट.